हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हो गया है और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा और अब आप लोग सेकंड सेमेस्टर की तैयारी में लग गए होंगे। तो यहाँ पे जो बात किया जा रहा है वो बात किया जा रहा है ग्रुप बी मतलब सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर और भी दूसरे जो ब्रांच है उन स्टूडेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे क्या, तो जो सर आपका सब्जेक्ट है अप्लाइड फिजिक्स वन, उस अप्लाइड फिजिक्स वन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। अगर बात किया जाए अप्लाइड फिजिक्स वन का, तो आपको पता है कि सर कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी पेपर हो, उसमें टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। 100 मार्क्स में आपको 70 मार्क्स का एग्जाम देना होता है एक्सटर्नली और 30 मार्क्स आपको कॉलेज से प्रोवाइड होता है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया तो इतना आपको आइडिया लग गया है। मेनली जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स वन का सिलेबस। अब इसके सिलेबस से अगर बात किया जाए तो टोटल आपको 6 यूनिट्स पढ़ने हैं। 6 यूनिट्स कौन कौन से, एक एक करके हम लोग उनके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला यूनिट आपका है, तो सबसे पहला यूनिट आपके पास क्या है, फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो अगर हम बात करें फिजिकल वर्ल्ड का, तो फिजिकल वर्ल्ड का मतलब क्या हो गया, तो फिजिकल वर्ल्ड मतलब जो भी आप अपने सामने में देख रहे हो, जो भी आप देख रहे हो, जो भी आपका दुनिया है, उसमें कहीं ना कहीं फिजिक्स है। और फिजिक्स और दुनिया मिलकर के क्या बन गया, फिजिकल वर्ल्ड। तो हम लोग जो बात करेंगे फिजिकल वर्ल्ड मतलब हमारे आसपास का जो भी दुनिया है उसके बारे में। उसके साथ साथ यूनिट्स क्या होता है, उसके साथ साथ मेजरमेंट क्या होता है उसके बारे में। तो अगर इसका हम लोग टॉपिक का बात करें तो इस यूनिट में आपको सबसे पहले जो पढ़ना है वो पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, कोई भी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो। जैसे आपके सामने मार्कर है, मार्कर का लेंथ कितना आप मेजर कर सकते हो, तो लेंथ जो हो गया वो फिजिकल क्वांटिटी हो गया। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, तो मेरा वजन कितना है मैं उसको मेजर कर सकता हूँ, तो जो मेरा वेट हो गया वो हो गया फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब कोई भी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। बाकी जब हम लोग सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो डिटेल में समझेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ना है फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। अब फंडामेंटल और डिराइव्ड क्या होता है, तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके लिए किसी और का हेल्प लेना ना पड़े, वो क्या कहलाएगा, फंडामेंटल। और डिराइव्ड क्या हो जाएगा, जो फंडामेंटल से मिल करके बनता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डिराइव्ड। तो फंडामेंटल में हम लोग पढ़ेंगे कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है वो क्या क्या होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट्स में। नेक्स्ट आपको पढ़ना है यूनिट्स एंड सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। अब सिस्टम ऑफ यूनिट या यूनिट का क्या जरूरत पड़ गया, जैसे सपोज कीजिए कि आप एक व्यापारी हैं, आप एक व्यापारी है, आपने मान लेते हैं कि आटा बेचने का बिजनेस स्टार्ट किया। अब आप जो पैकेजिंग कर रहे हो, अगर आप इंडिया में हो तो आपका जो आटा है वो किस में बिकेगा, केजी में बिकेगा। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल अगर अपने मार्केट अपने माल को सप्लाई करना चाहते हो, तो जब आप मान लेते हैं कि हम चले गए अमेरिका, तो अमेरिका में केजी तो चलता नहीं है, वहां क्या चलता है, पाउंड चलता है। तो सर ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि हाँ यहाँ पे केजी में है, यहाँ पे आपका पाउंड में है, तो उसी के लिए क्या बनाया गया, एक सिस्टम बनाया गया, एक यूनिट बनाया गया कि सर जो हर कहीं पे भी आप चले जाए पूरे वर्ल्ड में सब जगह यूनिट सेम रहे। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है कि सर हमारे पास अलग अलग सिस्टम है। एक में हमारे पास लेंथ फुट में मेजर कर रहे हैं, मास जो है पाउंड में मेजर कर रहे हैं, टाइम जो है सेकंड में मेजर कर रहे हैं। वही अगर दूसरे सिस्टम का बात किया जाए तो लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में सर, मास ग्राम में, टाइम को सेकंड में। उसी तरह से एमकेएस सिस्टम अलग अलग सिस्टम है, उन सारे सिस्टम्स के बारे में हम लोग जब टॉपिक पढ़ेंगे वहां पे डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। अब डायमेंशन क्या होता है, जैसे मैंने बोला क्या कि सर इसका लेंथ कितना है, तो लेंथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो यही चीज हम लोग पढ़ेंगे कि सर जो भी लेंथ हमारा होता है, लेंथ का डायमेंशन क्या हो जाता है, लेंथ का डायमेंशन एल हो जाता है, मास का डायमेंशन एम हो जाता है, टाइम का डायमेंशन टी हो जाता है। ऐसे ही हम लोग डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ऑलरेडी आप लोग फिजिक्स 2 पढ़ करके आए हो, तो फिजिक्स 2 में आपको हर एक क्वांटिटी का डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल फार्मूला बताया जाता होगा, यूनिट बताया जाता होगा। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या पढ़ना है, तो नेक्स्ट आपको पढ़ना है क्या, कि सर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या हो गया, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब यही है कि सर सिर्फ वही फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर डायमेंशन सेम है तभी आप ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐड नहीं कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में कि सर क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, कि सर डायमेंशनल इक्वेशंस क्या होता है और उसका एप्लीकेशन क्या होता है इसके बारे में। उसी तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम। मतलब क्या हो गया, जैसे आपने पढ़ा फोर्स के बारे में, तो फोर्स का यूनिट आप क्या जानते हो, न्यूटन। अब कुछ लोग बोलते हैं क्या कि सर फोर्स का यूनिट तो डाइन भी होता है, और आपको पता है क्या कि सर 1 न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। तो ये 1 न्यूटन कैसे 10⁵ डाइन के बराबर हो गया, ये कन्वर्जन हम लोग सीखेंगे यूनिट नंबर 1 में। अगेन इसमें आगे अगर हम लोग बात करें तो सर चेकिंग ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन जो आप बना रहे हो वो सही बना रहे हो या गलत बना रहे हो, उसका चेक करना भी हम लोग यहीं पे सीखते हैं। अगेन क्या बोला जा रहा है, एंड डेरिवेशन ऑफ सिंपल इक्वेशन। अब आपके पास रिलेशन दे दिया जाएगा क्या,
कि सर जो मेरे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो डिपेंड करता है किस पे, मास पे, वो डिपेंड कर रहा है किस पे, वेलोसिटी पे, वो डिपेंड कर रहा है किस पे, रेडियस पे। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बन करके आएगा वो mv² r बन करके आएगा। कैसे फॉर्मूला बन करके आएगा, ये फॉर्मूला बनाना हम लोग सीखेंगे इस इक्वेशन में। उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, तो सर लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस मतलब क्या कि सर कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसका सर कुछ तो हमको मिलता है गुण, कुछ मिलता है सर उसका जो बोला जाता है ना कि सर जो उसका डिसएडवांटेज है, तो ये डिसएडवांटेज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगेन अगर हम लोग बात करें तो सर ये पहला यूनिट में आपको पढ़ना है थोड़ा सा मेजरमेंट्स के बारे में। अब मेजरमेंट्स क्या कि जैसे यही लेंथ मेजर कर रहे थे तो लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सर इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास स्क्रू गेज आएगा, वर्नियर कैलिपर आएगा, तो उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो वही लिखा गया है क्या कि सर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम लोग वही देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर क्या है, स्क्रू गेज क्या है, इनके बारे में। और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे लिस्ट काउंट। अब लिस्ट काउंट क्या होता है कि सर वो मिनिमम मेजरमेंट जो आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से ले सकते हो वो आपका क्या कहलाता है, लिस्ट काउंट कहलाता है। तो लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, क्या होता है एमएसडी, क्या होता है वीएसडी, मतलब आपका मेन स्केल डिवीजन क्या होता है, वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होता है, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके साथ आपको और क्या देखना है, तो वो देखना है आपके पास टाइप ऑफ मेजरमेंट्स। अब मेजरमेंट जो हम लोग लेते हैं वो अलग अलग टाइप का होता है। एक आपके पास क्या हो जाता है, डायरेक्ट मेजरमेंट, एक हो जाता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है वो समझ लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि यही पेन था, अब पेन का लेंथ मेजर करना था, आप इंच टेप लेकर के आए, इसको मेजर कर ली, ये आपके पास हो गया डायरेक्ट मेजरमेंट। अब इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या है, जैसे सपोज कीजिए कि कोई एक दीवार है और इसका हाइट हमको मेजर करना था, तो आप इस पॉइंट पे खड़े थे, आपने क्या किया कि सर इसका डिस्टेंस हमने मेजर कर लिया। अब इससे हमने क्या देखा सर कि इसका जो ऊपर वाला पॉइंट है उसका एंगल थीटा है। अब यहाँ से आपको थीटा पता है, ये पता है, तो आप tan थीटा लगा करके बता सकते हो ना कि सर tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब बेस आपको पता है, परपेंडिकुलर निकालना है तो आप निकाल लोगे। तो आप क्या देख रहे हो कि सर आपको मेजर करना था इसका हाइट, बट उसके लिए आपने मेजर किया इसको और मेजर किया इसको। तो ये एंगल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की हेल्प से आप किसको मेजर कर रहे हो, वर्टिकल डिस्टेंस को। तो ये इनडायरेक्ट तरीका है, आप डायरेक्टली इसको मेजर नहीं कर रहे हो। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि क्या होता है डायरेक्ट मेजरमेंट, क्या होता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि सर जब हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं तो हम लोग कितना भी परफेक्टली मेजर कर लें, कुछ ना कुछ तो गलती होगा ही होगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि इरर्स इन मेजरमेंट, मेजरमेंट लेते समय क्या क्या गलती होगा, क्या क्या इरर होगा, उसके बारे में। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि सर ये जो इरर होता है, ये इरर आपका अलग अलग टाइप का होता है। कौन कौन सा टाइप का होता है, तो सर एक सिस्टमैटिक इरर होता है, एक रैंडम इरर होता है। अब सिस्टमैटिक इरर क्या होगा, जैसे सपोज कीजिए कि हमको पेन का लेंथ मेजर करना था, उसके लिए हमने जो इंच टेप यूज किया, हर बार मतलब इंची टेप में मेरा गलती था, तो आप जब भी उस इंच टेप से मेजर कीजिएगा तो कुछ ना कुछ गलती होगा। तो वो जो गलती होगा वो बोलेंगे सिस्टमैटिक इरर, क्योंकि हर बार एक ही सिस्टम को फॉलो कर रहा है, क्योंकि मेरा इंच या टेप जो था वो गड़बड़ था। नेक्स्ट रैंडम एरर क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए कि आपको मेजर करना था, आपको घर जाना था, अपने हड़बड़ में लिखना था 5 आपको ऐसे, बट 5 आप ऐसे लिख दिए। अब जो अगला आदमी आया उसने इसको 5 ना पढ़ करके कितना पढ़ लिया, 8 पढ़ लिया। तो ये जो एरर आपका है वो क्या कहलाएगा, रैंडम एरर। तो हम लोग यही पढ़ेंगे कि सिस्टमैटिक एरर क्या होता है और रैंडम एरर क्या होता है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि सर ये जो एरर होता है, इस एरर को हम लोग और अलग अलग नाम से जानते हैं। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है, एरर का प्रोपगेशन कैसे होता है, गलती कैसे गुना भाग जोड़ घटाव में ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, उसके बारे में। उसके साथ साथ एरर का और क्या सिग्निफिकेंट है, एरर और क्या होता है सर उसके बारे में। उसके साथ साथ जो सबसे लास्ट टॉपिक आपको पढ़ना है वो पढ़ना है सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब क्या कि सर 1.400 लिखे या 1.4 लिखे या 1.40 लिखे, तीनों में क्या सही है। आपको देखने में तो लग रहा होगा कि तीनों ही सही है, बट तीनों में सर एक्यूरेट कौन है, कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, वो सब कुछ हम लोग सीखेंगे जब सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ रहे होंगे तब। तो ये आपका यूनिट 1 का पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो गया। बाकी जब पढ़ेंगे टॉपिक डिटेल में तब एक एक टॉपिक को हम लोग बहुत ही ज्यादा बारीकी से पढ़ेंगे, हर एक चीज को समझते हुए पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूनिट नंबर 2 पे। तो यूनिट नंबर 2 का नाम क्या है, नाम है आपका फोर्स एंड मोशन। क्योंकि फोर्स और मोशन, हर एक बच्चा जो रहता है ना वो फोर्स से वाकिफ रहता है। आप क्लास 7 में पहुंचते हो तो बल क्या है, फोर्स क्या है, एकदम बच्चा से रटाना स्टार्ट किया जाता है। तो पर जानते तो हो आप फोर्स, लेकिन कितना डिटेल में हमको जानना है, कितना फोर्स के बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए, वो सारा कुछ हम लोग कलेक्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 से। यूनिट नंबर 2 का नाम है फोर्स एंड मोशन। बट स्टार्ट कहां से होता है सर, तो स्टार्ट होता है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी से। अगेन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि क्या होता है, अदिश राशि क्या होता है, क्लास 9 से ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। बट थोड़ा सा हम लोग और ज्यादा डेप्थ में जाएंगे और समझेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, उसके बारे में। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यही पढ़ना है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि जिसमें सर सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्केलर क्वांटिटी। और जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन दोनों होता है
उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो उसको बोल देते हैं वेक्टर क्वांटिटी। उसी तरह से इसका एग्जांपल देखना है कि फोर्स क्या होगा, वर्क क्या होगा, कौन स्केलर है, कौन वेक्टर है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि कोई भी वेक्टर जो रहता है सर उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस एरो का क्या मतलब है, कैपिटल लेटर का क्या मतलब, ये सारा चीज हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में देखेंगे। नेक्स्ट आपको पढ़ना है क्या, टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि सर क्या होता है यूनिट वेक्टर, क्या होता है सर कोलिनियर वेक्टर, क्या होता है सर कोप्लेनर वेक्टर। तो अलग अलग वेक्टर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट आपको पढ़ना है क्या कि सर दो वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है या दो वेक्टर को सबट्रैक्ट क्या कैसे किया जाता है, वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम। ट्रायंगल लॉ क्या होता है कि सर एक वेक्टर ये था, दूसरा वेक्टर ये था, इन दोनों को ऐड करना था, तो ऐड करने के लिए तीसरा वेक्टर ये आ गया। तो ये आप क्या देख रहे हो कि सर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं ट्रायंगल लॉ। उसी तरह से पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है कि सर एक वेक्टर ये था, दूसरा वेक्टर ये था, इन दोनों को ऐड करना था, तो उसके लिए हमने क्या किया सर, एक पैरेललोग्राम बनाया, तो ये जो बन गया इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पैरेललोग्राम लॉ बोल देते हैं। अभी बस देखते जाइए, सुनने में नया नया टर्म आएगा, बट जब टॉपिक पढ़ेंगे तो एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आता जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसका, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको हम लोग और क्या बोल देते हैं, तो स्केलर को डॉट बोल देते हैं और वेक्टर को क्या बोल देते हैं, क्रॉस बोल देते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे होता है ए डॉट बी। तो जब हम लोग ए डॉट बी पढ़ रहे होंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि ए डॉट बी जो होता है सर, वो ए इंटू में बी, और इंटू में इनके बीच का जो एंगल होता है उसका कॉस ऑफ थीटा ले लेते हैं। सिमिलरली ए क्रॉस बी क्या हो जाता है सर, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाता है, तो ए इंटू में बी इंटू में क्या हो जाता है सर, साइन थीटा, और उसके साथ साथ एक यूनिट वेक्टर भी आ जाता है। तो ये हम लोग जब क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में देख लेंगे। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है क्या, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आप लोग ऑलरेडी मैकेनिक्स में पढ़ करके आए हो, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे क्या, जैसे सपोज कीजिए कि कोई भी एक सरफेस था या कोई भी एक फोर्स था, ये जो फोर्स लग रहा था वो एक्चुअली में सर लग रहा था ऐसा, फोर्स लग रहा था ऐसा, मान लेते कि अगर ये एंगल थीटा है तो इसका इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आएगा और इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आएगा। तो आपने पढ़ रखा है कि सर जिधर थीटा होता है उधर आ जाता है कॉस थीटा, और जिधर थीटा नहीं रहता उधर आ जाता है साइन थीटा। तो ये कैसे रिजॉल्व किया जाता है, इसका क्या क्या एप्लीकेशन है, ये सारा कुछ हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जब पढ़ेंगे तब वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वही लिखा गया है क्या, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंड इट्स एप्लीकेशन टू द इंक्लाइंड प्लेन। किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पे, मैकेनिक्स में आपने बहुत अच्छा देखा होगा कि सर जब फ्रिक्शन पढ़ रहे होंगे तो वहां पे हमने देखा था क्या कि सर हमारे पास कोई एक ऐसा सरफेस रहता है, एक कोई ब्लॉक रहता है, तो ब्लॉक मूव कर रहा होता है, तो आपको पता है कि सर वेट लग रहा था इधर, तो वेट का एक कंपोनेंट इधर आता है सर, एक कंपोनेंट इधर आता है। तो यही हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यहाँ पे सीखने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लॉन रोलर के बारे में। तो आप लोग जो बचपन में जो क्रिकेट खेलते होंगे तो पिच बनाने के लिए जो रोलर लेकर के आते हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो एक्चुअली में रोलर है क्या, तो रोलर यही चीज है जो, जैसे मान लेते हैं क्या कि ये मेरे पास अगर कोई रोलर है, तो रोलर पे आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो, तो ये एक्चुअल में यही चीज है जो आपने देखा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यही चीज कि ये जो फोर्स लग रहा है कितना आगे की तरफ जा रहा है और कितना फोर्स जो उसको दबा रहे हैं ताकि जो मेरा ग्राउंड बने वो इवन बन जाए। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब लॉन रोलर पढ़ रहे होंगे तब। इसके बाद जो आपके पास आता है वो अब टॉपिक का नाम आ जाता है क्या है, फोर्स। क्या हुआ है, मोमेंटम। अब मोमेंटम आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या कि मोमेंटम क्या होता है सर, तो मास इनटू वेलोसिटी होता है। अब इसी को और ज्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अगेन क्या बोला जा रहा है कि मोमेंटम का हम लोग को स्टेटमेंट पढ़ना है, उसका डेरिवेशन पढ़ना है, उसके साथ साथ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी आपको पढ़ना है। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी है, आगे के यूनिट में मैं आपको बताऊंगा कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी आपको पढ़ना है, और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, तो आपने देखा है कि सर जब गन को हम लोग फायर करते हैं तो बुलेट जाता है आगे की तरफ, गन आता है पीछे की तरफ, तो गन जिस वेलोसिटी से पीछे आता है उसको हम लोग बोल देते हैं रिक्वायल वेलोसिटी, और ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ही बेस्ड है। तो वही लिखा गया है इसके एप्लीकेशन में कि आपको रिक्वायल ऑफ गन पढ़ना है कि गन किस वेलोसिटी से पीछे आ रहा है। उसी तरह से आप क्या देखते हो कि सर कोई भी रॉकेट होता है तो रॉकेट जितना स्पीड से ऊपर जाता है उतना ही स्पीड से उसका जो फ्यूल है वो नीचे की तरफ आता है। तो ये भी देखना क्या कि मोमेंटम के कंजर्वेशन पे बेस्ड है। तो वही लिखा गया है कि रॉकेट्स के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है इंपल्स के बारे में। तो इंपल्स क्या होता है, तो इंपल्स क्या होता है सर, तो इंपल्स होता है क्या कि कोई भी अगर फोर्स जो है वो बहुत ही कम समय के लिए एक्ट कर रहा होता है, तो फोर्स इंटू डेल्टा टी आपका क्या कहलाता है, इंपल्स कहलाता है। तो अभी देखिए नया नया टर्म आपको सुनने को मिल रहा है, तो ऐसा नहीं कि सीधा एकदम अभी सुन रहे अभी से ही आपको समझ में आने लग जाए। अभी बस नाम जान जाइए, सिलेबस बताने का पर्पस बस ये है कि आप हर एक चीज से रूबरू हो जाए, ताकि जब आप क्लास में आए, जब ये चीज आपको बताया जाए तो बिल्कुल अच्छे से, हाँ सर ये चीज नाम तो सुना सुना सा लग रहा है, और कोई भी चीज जब एक बार सुन करके आप उसको पढ़ते हो तो वो चीज बिल्कुल आपके माइंड में बैठ जाता है। तो बस इसीलिए आपको यहाँ पे सिलेबस बताया जा रहा है ताकि हर एक चीज से आप वाकिफ हो जाओ।
अगेन क्या बोला जा रहा है कि इसका एप्लीकेशन भी आपको देखना है। तो एप्लीकेशन तो आपको हर एक चीज में मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि सर आपके सब्जेक्ट का नाम ही है अप्लाइड फिजिक्स। अप्लाइड मतलब डेली लाइफ में कैसे उसको अप्लाई कर रहे हो, मतलब उसका एप्लीकेशन क्या है। तो आप कुछ भी पढ़िए, उसका एप्लीकेशन जरूर रहेगा। जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन देख रहे हो, यहाँ पे एप्लीकेशन देख रहे हो, कहीं पे भी देखोगे ना तो उसको आपको लाइव लाइव एग्जांपल या एप्लीकेशन आपको इस पूरे चैप्टर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसका, सर्कुलर मोशन का। अब सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे थे लीनियर मोशन। अब यही चीज अगर आप कोई सर्कुलर पाथ में मूव करोगे तो जब सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सर्कुलर मोशन। जैसे सपोज कीजिए कोई पार्टिकल ए था, वो यहाँ पे था, मूव करते करते वो कहाँ पे पहुंचा, बी पे पहुंच गया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको बोल देते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और ये जो एंगल बनता है इसको हम लोग बोल देते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसी के बारे में पढ़ना है कि सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि कोई भी ग्राफ जब आप पढ़ रहे होंगे तो सर इसका नंबर ऑफ साइकिल कितना है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। उसी तरह से एक साइकिल कंप्लीट करने में क्या टाइम लग रहा है उसको टाइम पीरियड बोल देते हैं। अब रिलेशन क्या है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, रिलेशन क्या है लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में, तो वो सारा कुछ आपको यहाँ पे देखना है। उसके साथ साथ और क्या देखना है आपको, तो आपको देखना है इनका सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विथ लाइव एग्जांपल। अब सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सर जब भी हम लोग कोई सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं तो इनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। आप लोग इसको प्रैक्टिकली देखे भी होंगे कि सर जब भी हम लोग गाड़ी मुड़ाते हैं किसी सर्कुलर ट्रैक पे तो क्या होता है कि सर ऐसा लगता है ना कि कोई हमको गाड़ी को बाहर की तरफ फेंक रहा है। तो वो क्या होता है कि जैसे ही आप किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे होते हो तो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है। इसी को बैलेंस करने के लिए एक आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है उसको बोल देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसको बैलेंस करने के लिए जो आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं उसको बोल देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों का वैल्यू बराबर होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो mv² के बराबर होता है। जहाँ पे मास ऑफ व्हीकल है, वेलोसिटी क्या है, रेडियस क्या है, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपके पास क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगेन इसका क्या बोला जा रहा है, इसका एक्सप्रेशन, यही एक्सप्रेशन के बारे में। और इसका क्या, तो सर इसका एग्जाम्पल के बारे में आपसे बोला जा रहा है कि लाइव एग्जाम्पल क्या होगा। तो इसका लाइव एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि जैसे घर में हम लोग देखते हैं क्या, आपका दही से दूध से मक्खन निकाला जाता है, तो वो भी क्या है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो दूध ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, बट क्रीम जो है वो बाहर की तरफ निकलते जा रहा है, क्रीम बाहर की तरफ निकलते जा रहा है। वॉशिंग मशीन में कपड़ा ऐसे ऐसे घूम रहा है, बट कपड़ा सर बाहर की तरफ निकलते जाता है, जैसे गंदगी बाहर की तरफ निकलते जाता है, कपड़ा साफ होते जाता है। तो ये सारे लाइव एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। जब सब्जेक्ट पढ़िएगा तो आपको मजा भी आएगा, कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपको और क्या पढ़ना है, तो यही चीज जो मैंने अभी आपको बताया कि बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, कोई भी साइक्लिस्ट या कोई भी मोटर बाइक पे जब चलता है तो जैसे ही सर्कुलर कर पे आता है तो वो अपने आप को मोड़ लेता है। क्यों मोड़ लेता है? ताकि आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको वो काउंटर बैलेंस कर ले। तो यही देखिए अप्लाइड का मतलब बस यही है कि आप उसको डेली टू लाइफ में कैसे यूज करते हैं और उसका क्या क्या एप्लीकेशन है, कैसे उसको आप अपने लाइफ में यूज करके अपने आप को बचा सकते हो। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं यूनिट नंबर 3 में। तो यूनिट नंबर 3 का अगर बात करें तो यूनिट नंबर 3 आपके पास क्या है, तो यूनिट नंबर 3 है वर्क, पावर एंड एनर्जी। अब क्या होता है वर्क, क्या होता है पावर, क्या होता है एनर्जी, क्लास 9 से पढ़ते आए हैं, बट फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग समझेंगे और थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है वर्क के बारे में कि वर्क का यूनिट क्या होता है। आप लोग जानते हैं कि सर जूल होता है। अगेन क्या पढ़ते हैं कि सर एग्जांपल ऑफ जीरो वर्क, पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क। अब जीरो वर्क क्या होगा, जैसे सपोज कीजिए सर मैं 50 केजी का वजन लेकर के यहाँ पे खड़ा हूँ। अब खड़ा हूँ, मेरा डिस्प्लेसमेंट कुछ हो ही नहीं रहा है। तो आप लोग पढ़े तो है कि सर वर्क डन बराबर क्या होता है, तो सर एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। अब जब सर हमारा डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो रहा है तो वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। अब यही दीवार है सर, मैं इस दीवार पे लगातार 10 घंटे तक धक्का मार रहा हूँ बट दीवार तो मूव ही नहीं कर रहा है। तो जो मैं वर्क कर रहा हूँ वो वर्क कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो वही आपको पढ़ना है कि जीरो वर्क क्या होगा। उसी तरह से पॉजिटिव वर्क, अब पॉजिटिव वर्क क्या है, जैसे ये मेरे पास सर ब्लॉक था, अब मैं इसको ऐसे खींच रहा था और ब्लॉक भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिधर फोर्स लगा रहे हैं उधर ही मूवमेंट हो रहा है, तो वो एग्जांपल हो जाएगा पॉजिटिव वर्क का। अब निगेटिव वर्क क्या होगा कि सर मैं चल रहा हूं ऐसे, मैं चल तो रहा हूं आगे की तरफ लेकिन जो फ्रिक्शन लग रहा है वो हमको पीछे की तरफ खींच रहा है। तो मैं चल रहा हूं आगे और फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, वो हो जाएगा निगेटिव वर्क का। तो यही से आपके पास आ जाएगा फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट की फ्रिक्शन क्या होता है, उसका टाइप्स क्या होता है, उसका लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, रिड्यूसिंग कैसे हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, तो रिड्यूसिंग ऑफ फ्रिक्शन कैसे हम लोग करेंगे और उसका इंजीनियरिंग लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो अगेन याद रखिएगा एप्लीकेशन हर चीज में आपको देखने को मिलेगा, जस्ट बिकॉज कि आपका सब्जेक्ट कौन सा अप्लाइड है, अप्लाइड फिजिक्स है, तो एप्लीकेशन हर चीज का हम लोग देखेंगे। और यही चीज ना आपको सब्जेक्ट पढ़ने के लिए प्रेरित भी करेगा, सर हम लोग क्यों पढ़े अप्लाइड फिजिक्स।
तो यही एप्लीकेशन कि आपका डेली लाइफ में क्या इसका एप्लीकेशन है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे किसके बारे में, वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड प्लेन, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है सर, अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है तब कितना वर्क डन होगा, या फिर कोई इंक्लाइंड प्लेन पे मूव कर रहा है तब कितना वर्क डन होगा। अगेन ये प्लेन सरफेस जो आपका स्मूथ भी रह सकता है या रफ भी रह सकता है, तो वही लिखा गया कि प्लेन एंड रफ। तो यही चीज आपको पढ़ना है किसमें, वर्क में। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, एनर्जी। अब एनर्जी का आपको पढ़ना है यूनिट, तो यूनिट में आपको पता है कि एनर्जी का यूनिट क्या होता है सर, जूल होता है। या हम लोग क्या जानते हैं कि सर सिर्फ जूल ही नहीं होता है, हम लोग एनर्जी का यूनिट अलग अलग जानते हैं कि सर एक जूल होता है या फिर कैलोरी होता है, किलो कैलोरी होता है, ये सारा यूनिट के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे एनर्जी का टाइप, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, उसका एग्जाम्पल क्या होगा, ये चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, तो सर काइनेटिक एनर्जी और प्लस में पोटेंशियल एनर्जी दोनों को एड अप कर दीजिए, तो वही आपका क्या बन जाता है सर, मैकेनिकल एनर्जी बन जाता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मतलब क्या कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर अगर गिर रहा है तो उसका हर एक पॉइंट पे यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू आएगा वही चीज यहाँ पे आना चाहिए, वही चीज यहाँ पे आना चाहिए, तब उसी चीज को हम लोग बोल देते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो वो चीज को हम लोग प्रूव करके भी देखेंगे कि सर तीनों जगह सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये आपके एग्जाम में मतलब आना ही जो होता है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि वो हर साल एग्जाम में आता है, ये उन्हीं में से एक है। अगेन क्या बोला जा रहा है, इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। मतलब क्या कि जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो जो भी मैंने खाना खाया है, खाना खाने का जो एनर्जी है अब मेरे बोलने में निकल रहा है। जैसे लाइट है, जो भी इसको हीट एनर्जी मिल, जो भी इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। जो हमारा माइक है, जो भी इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल रहा है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो वही चीज हम लोग को पढ़ना है कि कैसे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, उसी का एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देखना है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है किसके बारे में, पावर एंड इट्स यूनिट। पावर का यूनिट क्या होता है, तो सर हम लोग जानते हैं कि पावर का यूनिट वाट होता है, या फिर हमने पढ़ा है कि हॉर्स पावर होता है, एक हॉर्स पावर 746 वाट। ये सब आप लोग जानते हो, उसी चीज को बस एक बार रिकॉल करवाने का बस जरूरत है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि पावर और वर्क में क्या रिलेशन है, तो हम लोग जानते हैं कि पावर क्या होता है, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पावर बोल देते हैं। कैसे हम लोग पावर का कैलकुलेशन करते हैं, न्यूमेरिकल कैसे इसको सॉल्व करते हैं, जैसे ये बल्ब जल रहा है, अब बल्ब एक दिन में 8 घंटा चल रहा है, तो बता दीजिए कि एक महीने का कितना बिल आएगा। तो ये सारा न्यूमेरिकल जो है हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका यूनिट 3 क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग जो मूव करेंगे वो मूव करेंगे यूनिट नंबर 4 की तरफ। तो यूनिट नंबर 4 में आपको क्या पढ़ना है, तो यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है रोटेशनल मोशन। तो सर्कुलर मोशन हमने देखा जब हम लोग यूनिट 2 का बात कर रहे थे, तो यूनिट 2 में हमने क्या देखा था, तो सर यूनिट 2 में हमने देखा था सर्कुलर मोशन के बारे में। किसके बारे में देखा था सर, तो सर्कुलर मोशन के बारे में देखा था। अब यहाँ पे जो यूनिट 4 है वो क्या है, रोटेशनल मोशन। अब सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या फर्क है कि अगर किसी एक फिक्स एक्सिस के अबाउट जब आप रोटेट करोगे तो यही जो आपका मोशन है वो क्या कहलाएगा, रोटेशनल मोशन। जैसे आपने देखा होगा कि सर एक हम लोग क्या करते थे बचपन में, एक तार लेते थे, रस्सी लेते थे, उसमें पत्थर बांध करके ऐसे ऐसे घुमाते थे और घुमा करके फिरते थे कितना दूर जा रहा है। तो ये जो रोटेशन हो रहा है वो क्या हो गया, रोटेशनल मोशन। आपका जो पंखा है वो घूम रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया रोटेशनल मोशन का। तो हम लोग यहाँ पे यही पढ़ने वाले हैं कि सर जो ट्रांसलेशनल मोशन मतलब लीनियर मोशन हो रहा है और जो रोटेशनल मोशन हो रहा है उसका एग्जाम्पल बता दीजिए। तो एग्जाम्पल तो मैंने आपको कुछ दो बता दिया, उसके बाद भी और सारे एग्जाम्पल भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है डिफिनेशन किसका, टॉर्क का। अब टॉर्क क्या होता है, तो जब हम लोग टॉर्क पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे टॉर्क जो होता है वो आर क्रॉस एफ के बराबर होता है, जहाँ पे आर क्या हो जाता है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एफ क्या हो जाता है फोर्स हो जाता है। तो आर क्रॉस एफ आपका क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे एंगुलर मोमेंटम। तो सर जब लीनियर मोमेंटम पढ़ रहे थे, लीनियर मोमेंटम हमारे पास क्या था, मास टू वेलोसिटी। उसी तरह से जब एंगुलर मोमेंटम पढ़ते हैं जिसको एल से हम लोग शो करते हैं, तो एल किसके बराबर हो जाता है, तो सर मास बन जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वेलोसिटी बन जाता है ओमेगा। तो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, आई क्रॉस ओमेगा के बारे में। अभी देखिए अभी थोड़ा सा चीज नया नया आपको लग रहा होगा क्योंकि सर पहली बार नाम ही सुन रहे हैं, अभी तो सिर्फ आप लोग सिलेबस ही देख रहे हैं, तो थोड़ा नया चीज लगेगा, बट यही नया चीज सीखना है। क्योंकि जिंदा बोला भी जाता है ना कि आपका जिंदा रहने का मतलब यही है कि आप कुछ नया नया चीज सीख रहे हो, तो ये नया चीज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पे क्या आपके पास आएगा, एंगुलर मोमेंटम आएगा, उसका एग्जाम्पल आएगा। उसके साथ साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो जब लीनियर मोमेंटम था तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब यहाँ पे एंगुलर पढ़ रहे हैं तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे लिख दिया गया कि सिर्फ क्वांटिटेटिव मतलब सिर्फ हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल से रिलेटेड। अगेन क्या बोला जा रहा है, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन क्या है, तो आपने प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन देखा होगा क्या,
कि सर कोई भी स्विमर जब रहता है तो जब कूदने जाता है ना तो अपने शेप ऐसे कर लेता है। क्यों ऐसे कर लेता है? क्योंकि ऐसे करेगा सर तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। क्यों मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सर m इंटू आर स्क्वायर। तो सेंटर से जितना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा रहेगा। तो अगर ऐसे हम लोग कर लेते हैं तो आर का वैल्यू कम हो जाता है, तो इसलिए कूदते समय ऐसे कर लेता है। तो ये सारे एग्जाम्पल हम लोग जब कंजर्वेशन पढ़ेंगे एनर्जी तब वहां पे हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट बोला जा रहा है क्या? नेक्स्ट आपको पढ़ना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, वही चीज जो मैंने आपको बताया। उसके साथ साथ आपको पढ़ना है रेडियस ऑफ जाइरेशन। अभी बस इतना समझ लीजिए कि रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है, अंडर द रूट ऑफ आई बाई एम होता है। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। अगेन रेडियस ऑफ जाइरेशन जो हम लोग पढ़ेंगे वो अलग अलग बॉडी के बारे में। आपके पास एक रॉड पढ़ना है, आपके पास एक सर्कुलर प्लेट पढ़ना है, एक आपके पास सर्कुलर प्लेट पढ़ना है और एक आपके पास सर्कुलर रिंग पढ़ना है। अब उसके साथ साथ आपको एक स्फीयर पढ़ना है। स्फीयर कैसा हो सकता है? हॉलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। तो वही सारा चीज यहाँ पे लिखा गया है। क्या लिखा गया है? कि आपको रॉड का पढ़ना है, आपको डिस्क का पढ़ना है, आपको रिंग का पढ़ना है, आपको स्फीयर पढ़ना है। ये सारा हॉलो भी हो सकता है और सारा का सारा सॉलिड भी हो सकता है। उसके साथ साथ आपको दो चीज और पढ़ना है, एक पढ़ना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक पढ़ना है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि सर जो आई जेड जेड होता है वो आई एक्स एक्स प्लस में आई वाई वाई के बराबर हो जाता है। अभी के लिए बस इतना ही समझ लीजिए, बाकी जब हम लोग सब्जेक्ट पढ़ेंगे वहां पे डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। सिमिलरली आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी एक्सिस के अबाउट जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो किसके बराबर हो जाता है? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्लस में m इंटू आर स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपका क्या हो जाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं क्या? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। नेक्स्ट जो आपके पास आएगा वो आएगा क्या? यूनिट नंबर 5। अब यूनिट नंबर 5 आपके पास क्या आ जाता है? वो आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मतलब क्या? कि सर जैसे पेन है तो पेन का कुछ एक अपना प्रॉपर्टी है, उसी तरह से सॉलिड का भी एक अपना प्रॉपर्टी होता है, उसी तरह से लिक्विड का भी एक अपना प्रॉपर्टी होता है। तो वो सारा प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला जो चीज आपको पढ़ना है वो पढ़ना है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? सर कोई मटेरियल है, मटेरियल पे मैंने फोर्स लगाया तो जब तक फोर्स लगाएंगे ये लंबा होता जाएगा, जैसे ही फोर्स लगाएंगे, जैसे ही फोर्स को हटाएंगे वापस से अपने शेप को रिगेन कर लेगा। तो जिस प्रॉपर्टी के कारण मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर लेता है वो क्या कहलाता है? इलास्टिसिटी कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? इलास्टिसिटी के बारे में। उसके साथ साथ हम लोग को पढ़ना है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? सर जो भी आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स पर यूनिट एरिया रहता है, इसी चीज को हम लोग स्ट्रेस बोल देते हैं। नेक्स्ट आपको पढ़ना है स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन क्या होता है? तो सर स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? स्ट्रेन बोल देते हैं। अब स्ट्रेस का तीन टाइप आपको पढ़ना है। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, शियर स्ट्रेस क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होगा। सिमिलरली स्ट्रेन का तीन टाइप आपको पढ़ना है कि लीनियर स्ट्रेन क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा या फिर शियर स्ट्रेन क्या होगा। सिमिलरली आपको पढ़ना है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है कि सर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, यही जो कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग बोल देते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नॉर्मल रहेगा तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शियर रहेगा तो शियर मॉडुलस, अगर यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक रहेगा तो बल्क मॉडुलस। तो अलग अलग आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ना है। मतलब आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में यंग्स मॉडुलस भी पढ़ना है, आपको शियर मॉडुलस भी पढ़ना है और आपको बल्क मॉडुलस भी पढ़ना है। तो ये सारा कुछ हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तब वहां पे देख लेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है? तो नेक्स्ट आपके पास है कि सिग्निफिकेंस क्या होता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का। तो हम लोग देखेंगे कि सर जब ब्रिटल मटेरियल रहेगा कुछ ऐसा बनेगा, सर जब डक्टाइल मटेरियल रहेगा तो स्ट्रेस स्ट्रेन जो डायग्राम है सर वो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये डायग्राम कैसे बनता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट के बाद बनता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से बनता है, कौन सा मटेरियल का कैसा बनेगा, ये सारा कुछ हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो आता है वो आता है प्रेशर। अब प्रेशर क्या होता है? तो सर जैसा स्ट्रेस है ना फोर्स पर यूनिट एरिया, सेम आपके पास प्रेशर हो जाएगा। अब प्रेशर अलग अलग होगा, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो उसके बाद क्या होता है? सर एटमॉस्फेयर में हवा है, हवा हवा मेरे ऊपर क्या कर रहा है? सर एक प्रेशर लगा रहा है। आप लोग घर में भी देखे होंगे कि सर जब डॉक्टर आते हैं तो ब्लड प्रेशर नापता है। मतलब क्या है कि जो खून है वो हमारे स्किन के ऊपर प्रेशर लगा रहा है, उसी प्रेशर को तो हम लोग मेजर कर रहे हैं, उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। तो हर चीज एक प्रेशर लगा रहा है। बॉटल में पानी भरा हुआ है तो पानी क्या करेगा? बॉटल के चारों तरफ एक प्रेशर लगाएगा। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? प्रेशर का। हम लोग यही प्रेशर पढ़ने वाले हैं कि सर एटमॉस्फेयर के द्वारा कितना प्रेशर लगाया जाएगा, गेज प्रेशर क्या होगा, सर एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब प्रेशर को मेजर करने के लिए जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं बैरोमीटर। तो यहाँ पे आपको यही पढ़ना है कि सर बैरोमीटर क्या होता है। बैरोमीटर में भी एक स्पेशल केस आएगा जिसको हम लोग बोल देंगे फॉर्टेंस बैरोमीटर। तो आपको फॉर्टेंस बैरोमीटर के बारे में पढ़ना है और इसका एप्लीकेशन क्या होगा ये चीज आपको देखना है। उसके बाद आपके पास क्या जाता है? सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन क्या होता है कि आपने फील किया होगा कि सर जो बारिश का पानी आ रहा है, बारिश का पानी हमेशा गोल ही गिरता है। क्यों गोल गिरता है? उसको तो एक रेक्टेंगुलर भी गिरना चाहिए था, क्यूबिकल भी गिरना चाहिए था या हेक्सागोनल शेप में भी गिरना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता।
वो जब भी शेप उसका होता है तो कैसा होता है, गोल होता है। नल से पानी का लास्ट बूंद देखिए, जो पानी टपक रहा है वो कैसा होता है, गोल होता है। तो ये गोल क्यों हो रहा है? तो ये हो रहा है सरफेस टेंशन के बारे में। जब हम लोग सरफेस टेंशन पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि इसका शेप जो है वो राउंड क्यों है, हमेशा गोल ही क्यों होता है। तो यही चीज़ है यहाँ पे आपको पढ़ना है कि सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो सरफेस टेंशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, एक चीज़ कैसे फॉर्मूला आता है, कैसे डेरिवेशन होता है, सब कुछ हम लोग वहाँ पे देख लेंगे। नेक्स्ट आपके पास होता है कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स क्या होता है? तो अगर सेम मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लग रहा है उसको हम लोग बोल देते हैं कोहेसिव। अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच फोर्स लगेगा उसको बोल देंगे एडहेसिव। नेक्स्ट आपके पास हो जाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है? तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सर कोई भी लिक्विड को जब हम लोग डालते हैं ना तो एक मिनिस्कस का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब वो फ्लैट नहीं रहता है, वो सीधा नहीं रहता है, या तो वो कुछ ऐसा शेप ले लेगा या तो कुछ ऐसा शेप ले लेगा। तो यहाँ पे जब हम लोग सरफेस के टेंजेंशियल एक परपेंडिकुलर एक प्लेन डालते हैं और ये जो सरफेस है उसके बीच का जो एंगल बनता है, इसी एंगल को हम लोग बोल देते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे भी देखेंगे तो ये जो एंगल बनेगा इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट। बाकी हम लोग वहां पे पढ़ेंगे कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है एसिंट फॉर्मूला। एसिंट फॉर्मूला क्या कहता है कि सर जो आपका एच होता है वो एच मतलब जो हाइट होता है, ये जो हाइट होगा सर कितना राइज करेगा, जो हाइट होगा इसका जो वैल्यू हो जाता है वो कितना हो जाता है, तो 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में रो जी डी। अगेन नया नया चीज आपको लग रहा होगा, बट ये सारा कुछ जैसे मेरे को याद है ना वैसे जब आप सब्जेक्ट कंप्लीट कीजिएगा हर एक चीज आपको याद हो जाएगा। इतना प्यार से पढ़ाया जाएगा, ऐसे समझा करके पढ़ाया जाएगा कि बाय एंड ऑफ द सिलेबस हर एक चीज आपको बिल्कुल टिप पे रहेगा। कुछ भी पूछा जाएगा तुरंत आप फटाक से बता पाइएगा। हर एक चीज, हर एक फॉर्मूला, हर एक पॉइंट, हर एक कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएगा। तो ये बोला जा रहा है कि एसेंट फॉर्मूला आपको पढ़ना है। एसेंट फॉर्मूला में आपको लिखा गया कि आपको डेरिवेशन का जरूरत नहीं है, बस ये फॉर्मूला आप रट जाइए। लेकिन हम लोग फिर भी डेरिवेशन पढ़ेंगे ताकि कॉन्सेप्ट आपको आ जाए, आप इस चीज को एकदम बिल्कुल बारीकी से समझ सको। नेक्स्ट आपको पढ़ना है क्या, सरफेस टेंशन का एप्लीकेशन पढ़ना है कि सरफेस टेंशन का एप्लीकेशन क्या है, मतलब क्या है। जैसे देखिए आपको एक गर्म खाना दिया जाए, ठंडा खाना दिया जाए, तो गर्म खाना खाएगा तो टेस्टी लगेगा। क्यों टेस्टी लगेगा? क्योंकि सर जो गर्म खाना रहता है ना वो उसका एकदम बिल्कुल फैलाव हो जाता है, मेरे जीभ के अंदर का जो पोर्स है हर एक पोर्स में उसका स्वाद जाता है। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। मतलब सर कोई भी चीज जो गर्म रहेगा, जिसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यही चीज हम लोग पढ़ेंगे। अब ये चीज आपको याद हो गया कि गर्म खाना टेस्टी होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से सरफेस टेंशन कम हो जाता है। ऐसे ही हर एक चीज आपको याद करवा दिया जाएगा, बिल्कुल डे टू डे लाइफ में रिलेट करवा करके। तो यही चीज आपको पढ़ना है कि एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन क्या होता है। उसके साथ साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो अभी मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है सरफेस टेंशन पे, वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। उसी के साथ साथ इम्प्योरिटी का क्या इफेक्ट होता है सरफेस टेंशन पे, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। देखिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, क्यों जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि सिंगल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 6 यूनिट पढ़ना है, बाकी हर सब्जेक्ट में सिर्फ 5-5 यूनिट पढ़ना होता है। तो थोड़ा सा वीडियो को ड्यूरेशन भी कम रहे, इसके लिए भी जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। और मतलब हर एक चीज को मैं टच कर दूं ताकि जब आप पढ़ने आए तब आपको पता रहे कि हाँ सर ये चीज भी पढ़ना है, ये चीज भी पढ़ना है, ये चीज भी पढ़ना है, ताकि आप कहीं पे भी जाएं, ताकि आपको ये चीज आइडिया लग जाए कि हाँ सर कोई चीज छूट तो नहीं रहा है। क्योंकि हम लोग जो पढ़ाएंगे वो तो पूरा पढ़ाएंगे, लेकिन आप अगर कहीं भी जाते हो तो ये चीज छूटे ना, इस चीज का भी ध्यान रहे। इसीलिए हर एक चीज को आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, विस्कोसिटी के बारे में। अब विस्कोसिटी क्या होता है तो आप खुद से देखिए, एक आपके पास पानी है, दूसरा क्या है, स्टार्च। स्टार्च मतलब क्या, जब आप लोग चावल खाते होगे तो चावल से माड़ जो पसाते हैं ना वो माड़, तो माड़ गाढ़ा होता है सर, जो मेरा पानी है वो पतला है। उसी तरह से हम लोग बात करेंगे, ग्लू हमारा गाढ़ा होता है, पानी पतला होता है। तो कोई चीज कितना गाढ़ा है, कितना विस्कस है, इसी के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है कि विस्कोसिटी क्या होता है। उसी के साथ आपको पढ़ना है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू क्या होता है उसके बारे में। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है ऐसे समझ लीजिए कि क्या होता है सर, कि जैसे खुद से सोचिए कि सर जब हम लोग एक पेन को गिराते हैं तो जैसे जैसे पेन नीचे गिरते जाता है उसका वेलोसिटी बढ़ते जाता है। तो खुद से सोचिए कि जो बारिश का बूंद है वो तो सर आकाश से गिर रहा है, तो उतना ऊंचा से जब वो गिर रहा है तो उसका वेलोसिटी तो इतना ज्यादा होना चाहिए कि हमारे शरीर पे गिरे तो उसको छेद करके बाहर निकल जाए, बट ऐसा तो होता नहीं है। तो वही चीज हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी चीज सर जब गिरते रहता है ना तो हवा में क्या रहता है सर, एक इम्प्योरिटी रहता है, डस्ट पार्टिकल रहता है, जो इसके ऊपर क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है जिसको हम लोग बोल देते हैं ड्रैग फोर्स। अब ड्रैग फोर्स क्या होता है, जब स्टोक्स लॉ पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि 6 पाई म्यू और वी होता है। तो जैसे मेरे को ये फॉर्मूला याद है ना सारा, वैसे सब फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। इतना बार रिपीट करवाया जाएगा, इतना बार आपको समझाया जाएगा, इतना बार आपसे बुलवाया जाएगा, ये ऑटोमेटिक आपको ये चीज याद हो जाएगा। तो सर ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ और जो पार्टिकल गिर रहा था वो नीचे की तरफ। और आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि सर कोई भी लिक्विड सर जब किसी भी फ्लूइड में गिरता है एक बायंसी फोर्स लगता है, तो ये बायंसी फोर्स ऊपर लगने लग जाएगा। तो यही जो कारण है इसके वेलोसिटी को कम करता रहता है, जिसके कारण इसका वेलोसिटी नहीं बढ़ पाता है। तो जहां पे आने के बाद ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है, उसी चीज को हम लोग बोल देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी।
अभी समझ में आ गया, वेल एंड गुड। नहीं समझ में आया तो जब हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे वहां पे समझ में आएगा। तो यही चीज आपको पढ़ना है यहाँ पे कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है। उसी तरह से स्टोक्स लॉ, जो मैंने फॉर्मूला बताया ना 6 π μ r भी, ये स्टोक्स लॉ से निकल करके आएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे भी पढ़ना है क्या कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा विस्कोसिटी पे। तो खुद से देखिए कि जैसे आपने देखा होगा कि शादी वाला मिठाई, तो सर जब स्टार्टिंग में बन रहा होता है ना तो बिल्कुल वो उसमें कुछ चीनी का जो सीरा रहता है ना वो सर दिखाई नहीं देता है। लेकिन जैसे 10 दिन 15 दिन पुराना हो जाता है तो आप क्या देखते हो कि उजला उजला कलर का पट्टी जम गया। मतलब स्टार्टिंग में विस्कोसिटी कम था, पतला था, इसलिए जो जम नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही मिठाई ठंडा हुआ तो उसके ऊपर सर वो चीनी का बुरादा जम गया। मतलब क्या हुआ कि सर टेम्परेचर जब घटा या टेम्परेचर घटा तो वो क्या हो गया, गाढ़ा हो गया। तो टेम्परेचर घटने से विस्कोसिटी बढ़ जाता है। अब ये कैसे होगा, ये सब चीज जब क्लास करेंगे तो वहां पे हम लोग समझ लेंगे। नेक्स्ट आपको पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। मतलब क्या कि आप देखते हो क्या कि एक छोटा सा ब्रेक है, आप ब्रेक दबाते हो और पूरा बड़ा सा बड़ा गाड़ी आपको रुक जाता है। छोटा सा हम लोग हाइड्रोलिक पंप पे ऐसे पैर से प्रेस करके बड़ा से बड़ी गाड़ी को उठा देते हैं। तो ये कैसे उठा पाते हैं, इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम में। नेक्स्ट हम लोग को बात किया जाता है किसका, हाइड्रोडायनेमिक्स का। हाइड्रो मतलब क्या, वाटर, डायनेमिक्स मतलब कोई भी चीज मूव कर रहा होता है। तो पानी कैसे मूव करता है, उसका वेलोसिटी कितना है, ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोडायनेमिक्स में। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया कि फ्लूइड मोशन, कि कैसे आपका लिक्विड जो है वो मूव कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास क्या लिखा गया, स्ट्रीम लाइन, जिसको हम लोग बोल देते हैं लेमिनार फ्लो। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे एक चीज जिसको हम लोग बोल देते हैं रिनॉल्ड्स नंबर। रिनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, तो रो बी डी बाई म्यू, इसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिनॉल्ड्स नंबर। अगर रिनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू जो है वो 2000 से कम रहा, लेमिनार फ्लो या स्ट्रीम फ्लो रहेगा। अगर 4000 से ज्यादा हुआ तो उसको टर्बुलेंट फ्लो बोल देते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया कि स्ट्रीमलाइन फ्लो कब होगा, टर्बुलेंट फ्लो कब होगा, रिनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट आपको इक्वेशंस पढ़ना। एक को हम लोग बोल देते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन और दूसरे को बोल देते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। जब कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि a1 v1 इक्वल टू a2 v2 होता है। और बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि p अपन रो जी जो होता है प्लस में v1 स्क्वायर अपन में 2g जो होता है प्लस में z1 जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो ये सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो वही लिखा गया है क्या कि इसका सिर्फ आपको फॉर्मूला पढ़ना है और फॉर्मूला के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ना है। ये सारा फॉर्मूला, सारा न्यूमेरिकल हम लोग एक एक कर करके देखेंगे। उसके साथ साथ अगेन अगर आपका सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स है तो हर चीज का एप्लीकेशन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो वही लिखा गया कि इसका एप्लीकेशन क्या होगा। तो ये सारा कुछ आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 5 में। इसके बाद जो हम लोग आ जाते हैं वो आ जाते हैं सबसे आखिरी यूनिट, जो आपका क्या है, यूनिट नंबर 6। इसमें आपको किसके बारे में पढ़ना है, हीट के बारे में और थर्मोमेट्री के बारे में। हीट मतलब कि जैसे सर अभी ठंडा लग रहा है, तो वही जब गर्मी का मौसम आ जाएगा तो गर्मी लगने लग जाएगा। तो कितना ठंडा लग रहा है, कितना गर्मी लग रहा है, क्या टेम्परेचर है, तो ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे हीट में। और उसको कैसे मेजर करना वो हम लोग पढ़ेंगे थर्मोमेट्री में। तो यही लिखा गया क्या कि हीट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या टेम्परेचर क्या होता है, कैसे हम लोग का हीट ट्रांसफर होता है। मतलब क्या हीट ट्रांसफर का मतलब क्या है वो समझिए। जैसे आप क्या देखते हैं कि आग जल रहा है वहां पे सर, और हम लोग यहाँ पे खड़ा है, फिर भी हम लोग को गर्मी लगता है। मतलब हवा में भी सर हीट का ट्रांसफर हो रहा है। दूसरा क्या है कि सर हम लोग कपड़ा आयरन कर रहे थे, तो आयरन और कपड़ा दोनों एक दूसरे से सटा, तो सटने के बाद हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो मोड ट्रांसफर अलग अलग है, एक हवा के थ्रू भी हो रहा है, एक सटने से भी हो रहा है। दूसरा क्या आप देख रहे हैं, सर पानी हम लोग गर्म कर रहे थे, तो पानी गर्म कर रहे थे तो क्या देख रहे थे कि मॉलिक्यूल्स यहाँ वाला जो है वो गर्म हुआ, फिर वो ऊपर आया, ऊपर वाला मॉलिक्यूल नीचे आया। तो मॉलिक्यूल के ट्रांसफर से भी हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये जो अलग अलग तीन आपको मैंने एग्जाम्पल दिया कि एक हवा के थ्रू, एक कांटेक्ट में आने के कारण, और एक मॉलिक्यूल के ट्रांसफर के कारण, तो यही तीन चीज बनता है। एक बन जाता है कंडक्शन, एक बन जाता है कन्वेक्शन, एक बन जाता है रेडिएशन। तो इसी का एग्जाम्पल हमको यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है स्पेसिफिक हीट के बारे में, क्योंकि क्या होता है स्पेसिफिक हीट, जैसे आप पानी को गर्म कीजिए और एक कागज को गर्म कीजिए, तो कागज को जब गर्म कीजिएगा कागज तुरंत जल जाएगा, लेकिन पानी नहीं जलता है। पानी को गर्म होने में टाइम लग जाता है। तो वही हम लोग पढ़ेंगे कि सर स्पेसिफिक हीट क्या होता है, कि कैसे किसी को हीट करेंगे तो कितना जल्दी वो गर्म होगा, वो हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट में। अगेन आपको पढ़ना क्या है, तो आपको पढ़ना है किसके बारे में, तो स्केल ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग स्केल के बारे में। अलग अलग स्केल कौन कौन सा हो जाएगा, तो सर केल्विन स्केल क्या होगा, डिग्री सेंटीग्रेड स्केल क्या होगा, या फिर हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल क्या होगा, कैसे एक दूसरे को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे देखना है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर के बारे में। तो टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर में हम लोग पढ़ेंगे तीन टाइप के थर्मोमीटर के बारे में। एक मर्क्यूरी हो जाएगा, दूसरा आपका बायोमेटालिक हो जाएगा, और तीसरा आपका प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मोमीटर होता है। एक और आपका थर्मोमीटर होता है जिसको हम लोग बोल देते हैं पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या कहता है कि सब कोई जैसे होता है ना कि फर्नेस वगैरह जहाँ पे टेम्परेचर का बहुत ज्यादा रहता है, तो हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज कर लेते हैं, पायरोमीटर का। तो ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे जब पढ़ रहे होंगे सिलेबस तब। उसके बाद क्या आ जाता है, इन सबका यूज क्या होता है, इन सबके यूज के बारे में आपको डिस्कस करना है। इसके बाद हम लोग को आ जाता है क्या, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। मतलब क्या होता है कि सर कोई भी चीज को जब आप गर्म कीजिएगा ना तो वो फैलेगा।
मतलब जैसे मान लेते हैं सर यही मेरे पास एक रॉड रहता, तो रॉड का लेंथ बढ़ेगा, तो जब लेंथ बढ़ता है उसको बोल देते हैं लीनियर एक्सपेंशन। जब एरिया बढ़ता है उसको बोल देते हैं एरियल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और अगर पूरा का पूरा वॉल्यूम बढ़ता है उसको बोल देते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो वही चीज यहाँ पे आपको पढ़ना है कि लीनियर एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन और क्यूबिकल या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि तीनों का रिलेशन मतलब क्या, सर अल्फा बीटा गामा तीनों से हम लोग रिलेट करते हैं। अल्फा को बोल देते हैं लीनियर, बीटा को बोल देते हैं एरियल या फिर जिसको हम लोग बोल देते हैं सुपरफिशियल, और गामा को बोल देते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अल्फा जो हो जाता है वो बीटा बाई 2 के बराबर हो जाता है और गामा बाई 3 के बराबर हो जाता है। ये तो मैंने लिख दिया, बट हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, तो इसका डेरिवेशन आपको जब क्लास में आइएगा वहां पे करवाया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या बोला जा रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है उसके बारे में, और लास्टली आपको पढ़ना है इसका इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन तो आपको भूलना ही नहीं है। क्यों नहीं भूलना है? क्योंकि सर अप्लाइड फिजिक्स है इसीलिए। अप्लाइड मतलब एप्लीकेशन, तो हर चीज का एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो गया, ये चीज तो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है क्या कि सर हम लोग कौन सा बुक पढ़ेंगे, कौन कौन सा बुक हम लोग को पढ़ना चाहिए। तो अगर बात किया जाए बुक्स का, तो देखिए यहाँ पे 3 बुक मैं देख दिया हूँ। कौन कौन सा, एक आपका एससी वर्मा, एक आपके पास एनसीईआरटी। दिखाने के लिए तो ये बुक आपके पास है, लेकिन ये एससी वर्मा या जो एनसीईआरटी है वो पढ़ते हैं कौन, जिनको तैयारी करना होता है किसका, आईआईटी जेई का। आपको तो आईआईटी का तैयारी नहीं करना है, तो उसके लिए क्या है, आपके पास ये बुक दिखाई दे रहा होगा प्रदीप का। तो ये प्रदीप का बुक परचेज कर लीजिए। क्यों? क्वेश्चन बनाने के लिए। क्वेश्चन बनाने के लिए आपके पास एक बुक होना चाहिए, तो ये एक रेफरेंस बुक है जिससे आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे मैं क्लास में भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन करवा दूंगा, बट फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज करने के लिए आप इस बुक को रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास बुक हो गया। अब लास्टली जो बोला जाता है वो बोला जाता है क्या, व्हाट टू डू। व्हाट टू डू मतलब क्या, कि जब आप इस सब्जेक्ट पढ़ने आइएगा तो आपको करना क्या है। तो उसके लिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है क्या, एक स्पाइरल कॉपी। तो स्पाइरल कॉपी ही खरीदना है। क्यों? क्योंकि स्पाइरल कॉपी में क्या होता है ना कि आपको पेज फोल्ड करने का झंझट नहीं रहता है, तो पेज फोल्ड ना करना पड़े। और उसके साथ साथ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाता है क्या, कि स्पाइरल कॉपी में क्या बेनिफिट है कि अगर कुछ भी एक्स्ट्रा चीज आपको एडअप करना है तो उसके लिए आप एक एक्स्ट्रा पेज यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। वो फायदा आपको जो पिन अप करने वाला कॉपी होता है उसमें नहीं मिलता है। अब उसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि मतलब ये नोट्स तो आपके पास रहेगा ही रहेगा, इसके साथ साथ एक फॉर्मूला नोटबुक भी बनाना है। अब फॉर्मूला नोटबुक क्या होता है, तो फॉर्मूला नोटबुक ये होता है कि जैसे मैंने यूनिट 1 आपको पढ़ाया, अब यूनिट 1 में आपको हर एक चीज याद रखने का जरूरत नहीं है। जैसे यूनिट 1 में 10 फॉर्मूला था, तो आप क्या करोगे कि इस बुक में जो भी आपका नोटबुक रहेगा उसमें सिर्फ 10 फॉर्मूला लिखोगे। उसका फायदा क्या होगा कि सर जिस दिन मेरा एग्जाम है, एग्जाम के दिन हमको पूरा नोट्स पढ़ने का जरूरत नहीं है। ये पहले पेज का 10 पेज, मतलब पहला लेसन का पहला यूनिट का 10 पेज, दूसरे यूनिट का 5 पेज, तीसरे यूनिट का 10 पेज, ऐसे कर करके मतलब 15 से 20 पेज में पूरा का पूरा फिजिक्स का समराइज कर लोगे। तो ये चीज भी हम लोग यूनिट 1 से ही करते हुए चलेंगे। उसके साथ साथ आपको क्या कर लेना है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना है। उसके साथ साथ जैसे फिजिक्स सुनने में तो बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन दुनिया का कोई भी एग्जाम में आप बैठ जाइए, कोई भी एग्जाम जिसमें आपके पास जनरल स्टडीज आएगा, जनरल स्टडीज मतलब क्या, जनरल साइंस, जनरल साइंस में आपके पास फिजिक्स आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग वो सारा एमसीक्यू भी चलते करते हुए चलेंगे जो आपका जनरल साइंस में पूछा जाता है। उससे क्या हो जाएगा कि आपको अभी से ये कॉन्फिडेंस मिलेगा जो आपको बूस्टअप करेगा कि नहीं भाई मैं बड़ा से बड़ा एग्जाम का जीएस का क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले रहा हूँ। और वही कॉन्फिडेंस का जो भी आपका एग्जाम में बैठते हो ना वो सारा आपका कॉन्फिडेंस का खेल है। तो अगर यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो बहुत अच्छा कर लोगे। तो ये हमारे पास क्या था, जो हमारा अप्लाइड फिजिक्स 1 है उसका एक सिलेबस का डिस्कशन था। बाकी अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। धन्यवाद।